अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकंड ईयर फिजिक्स में हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने इस चैप्टर में पेयर प्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें कोई हाई एनर्जी गैमा रे फोटॉन किसी हैवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में आता है तो मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल में स्प्लिट अप हो जाता है। ये हमने स्टडी किया था। आज हम इसका कन्वर्स एक्शन स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें जब दो एंटी मैटर पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो एनाहिलेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गैमा रेडिएशंस में तब्दील हो जाते हैं। सो डिटेल डिस्कशन के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। चैप्टर 8 लेक्चर 8.13। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियसली इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैटर के साथ इंटरेक्शन पढ़ा था, जिसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन शामिल थे। पेयर प्रोडक्शन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी एनर्जी हाई इनफ होती है वो मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। आज हम इसी का कन्वर्स एक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एनाहिलेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले हम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। क्योंकि नेचर में हर चीज पेयर्स में बनाई गई है, ऐसे ही मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी पेयर्स में है। प्लस का ऑपोजिट एक्शन सब्ट्रैक्शन भी मौजूद है, मल्टीप्लिकेशन के लिए डिवीजन मौजूद है, स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट मौजूद है। इसी तरीके से कन्वर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज पेयर एनाहिलेशन या फिर एनाहिलेशन ऑफ मैटर। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंटी मैटर पेयर results in destruction of both particles in the pair। That means जब इस प्रोसेस में मैटर एंटी मैटर पार्टिकल्स कंबाइन करते हैं तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देयर total rest mass appears as electromagnetic radiations, specifically gamma rays, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी एक पेयर की सूरत में होती हैं। अब यहां पे एग्जाम्पल अगेन वही डिस्कस की गई है। एग्जाम्पल ऑफ एनाहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन जिसके रेस्ट मास के इक्विवेलेंट एनर्जी की वैल्यू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और पॉजिट्रॉन जिसके लिए रेस्ट मास एनर्जी की वैल्यू भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अगर पेयर की बात की जाए तो इसकी जो टोटल
रेस्ट मास एनर्जी की वैल्यू है वो 2 टाइम्स ई नॉट या फिर 2 टाइम्स एम नॉट सी स्क्वायर के इक्वल है। दैट मीन्स 2 टाइम 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। दैट मीन्स 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। तो अगर ये दोनों मैटर एंटी मैटर के पार्टिकल्स का पेयर, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर, अगर एक दूसरे की विसिनिटी में प्लेस कर दिया जाए तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर आप इनको प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे की तरफ। तो ये ट्रैवल करते हुए एक दूसरे की तरफ आएंगे, कोलिजन होगी और कोलिजन के नतीजे में इस तरीके से एक गैमा रे फोटॉन बन जाएगा जिसकी एनर्जी की वैल्यू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि इस जगह के ऊपर कुछ कंजर्वेशन के प्रिंसिपल्स अप्लाई होने हैं। अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर 1 है एनर्जी, नंबर 2 है मैस। अगेन इन दोनों को कंबाइन करके हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एनर्जी की तरह डील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के मुताबिक मैटर और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो कंजर्वेशन के प्रिंसिपल्स हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मोमेंटम। हर सूरत में इन यूनिवर्सल कंजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का जस्टिफाई होना लाजमी है। तो अब जरा देखिए कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर है। अगर ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो टोटल चार्ज 0 हो जाता है इनके कॉम्बिनेशन से, और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी 0 चार्ज ही कैरी करती है। इसका मतलब है यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई हो रहा है, वैलिड है। और इसके अलावा एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एनर्जी भी वैलिड है। अब जरा देख लेते हैं कि क्या इस सूरत में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है या नहीं है। अब जरा देखिए कि अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है Pe वो MeVe के इक्वल है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से हम इसे नेगेटिव लिख रहे हैं, और जो पॉजिट्रॉन का मोमेंटम है उसे हम प्लस में लिख रहे हैं क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। बाकी टर्म्स इनकी इक्वल आ जाएंगी, जिसकी वजह से जब हम टोटल मोमेंटम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस पेयर के लिए तो माइनस Pe और प्लस Pp, दैट मीन्स माइनस MeVe और प्लस MpVp का आंसर 0 के इक्वल आएगा। तो यहां पे सिस्टम का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम तो मौजूद ही नहीं है, वो 0 है, और वर्टिकल मोमेंटम मौजूद है लेकिन उसका सम भी 0 है। क्यों? इंडिविजुअल पार्टिकल्स तो मूव कर रहे हैं लेकिन उनके मोमेंटा एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स हैं, तो इस वजह से एड अप होके 0 आंसर दे रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम तो सिस्टम का कोई है ही नहीं। तो अगर गैमा रे फोटॉन सिंगल 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जनरेट होता है तो इसको ये हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कहां से मिल सकता है? तो जाहिर बात है अगर हम इस बात को ट्रू मान लें तो इस सूरत में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड अपेयर होता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हम यही फिनोमिना इस तरह से डिस्कस करें कि लेट्स से यहां पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और साथ मौजूद है एक पॉजिट्रॉन, और ये एक दूसरे की तरफ आते हैं और कोलाइड कर जाते हैं, और कोलिजन के नतीजे में 2 इंडिविजुअल गैमा रे फोटॉन्स जनरेट होते हैं इस तरह से। सो दीज आर 2 गैमा रे फोटॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे हमने क्या ड्रॉ किया है? अ पेयर ऑफ गैमा रे
फोटॉन्स। इस सूरत में यहां पे हर गैमा रे फोटॉन की एनर्जी जो कि एच एफ या फिर एच सी ओवर लैम्डा से फाइंड आउट की जा सकती है, उसकी वैल्यू इन दोनों इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स के कंबाइंड रेस्ट मैस एनर्जी के हाफ के इक्वल होगी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल के रेस्ट मैस एनर्जी के बराबर होगी। दैट मीन्स 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फोटॉन की और 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूसरे फोटॉन की। और अब चूंकि ये फोटॉन्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, अगर मैं कहता हूं कि यहां पे एक फोटॉन के लिए हमने मोमेंटम h ओवर लैम्डा लिखा है और दूसरे के लिए भी h ओवर लैम्डा लिखा है, तो अगर मुझे यहां पे इन दोनों का टोटल फाइंड आउट करना हो तो इस सूरत में मुझे एक फोटॉन का मोमेंटम पॉजिटिव और दूसरे का मोमेंटम नेगेटिव लिखना पड़ेगा और एड अप होके आंसर किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। सो इसका मतलब है अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई हो रहा है। अब ये सारी डिस्कशन उस सूरत में की गई है जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बिल्कुल रेस्ट पे रहते हुए कोलाइड कर जाएं। और फैक्ट्स में नंबर 1 है एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर पार्टिकल है वाज प्रिडिक्टेड बाय डिरैक इन 1928। डिरैक का कंप्लीट नेम पॉल एड्रीन मॉरिस डिरैक था और ये इंग्लिश थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट था। नंबर 2 positron was discovered in 1932 by Carl Anderson in cosmic रेडिएशंस। कॉस्मिक रेडिएशंस क्या होती हैं? वो रेडिएशंस जो स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं। इनका सोर्स क्या है? इनका सोर्स है एक तो बैकग्राउंड रेडिएशंस, दैट मींस वो रेडिएशंस जो कि बिग बैंग के टाइम जनरेट हुई थी और अभी भी हमारे इर्द गिर्द एम्प्टी स्पेस में मौजूद हैं। इसके अलावा चूंकि तमाम स्टार्स लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उनकी कोर्स के ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और इसके अलावा जो स्टार्स अपना लाइफ टाइम कंप्लीट कर चुकी हैं वहां पे हैवी एलिमेंट्स भी मौजूद हैं और वो हैवी एलिमेंट्स डिके कर रहे हैं और डिके के दौरान फिशन रिएक्शन भी हो रहा है, हैवी न्यूक्लियाइड टूट भी रहे हैं। इसके अलावा जो स्टार्स एक्सप्लोड कर चुकी हैं, स्टार्स के एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा कहते हैं, उनका जो मलबा या डेब्री स्पेस में ट्रैवल कर रहा है उसमें भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं। सो इस वजह से वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन मौजूद है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि हम बगैर प्रोटेक्शन के स्पेस में सरवाइव नहीं कर सकते। सो ये तमाम स्टार्स और इनसे बने हुए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सोर्स ऑफ कॉस्मिक रेडिएशंस हैं। सो इनके अंदर पॉजिट्रॉन डिस्कवर हुआ 1932 में। अब नेक्स्ट जो फैक्ट है वो ये, इट ग्रेजुअली became clear that every particle has corresponding
एंटी पार्टिकल या फिर एंटी मैटर पार्टिकल विद सेम mass एंड चार्ज, और चार्ज लाजमी नहीं, तो इसलिए यहां पे लिखा जा रहा है इफ इट इज अ चार्ज पार्टिकल। अगर तो चार्ज पार्टिकल हो तो फिर ही चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन पेयर के अंदर चार्ज मौजूद नहीं होगा। अगर चार्ज होता है तो चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन ऑपोजिट टाइप का होगा, सो बट ऑफ ऑपोजिट साइन भी लिखा जा रहा है। सो अगर प्रोटॉन का एंटी मैटर पार्टिकल होगा तो उसका चार्ज नेगेटिव होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है कि पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल also differ in the signs of other quantum numbers। और अदर क्वांटम नंबर्स अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए। इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एग्जांपल्स हैं। नंबर 5, a particle and its antiparticle cannot exist together in one place whenever they meet. They annihilate each other। जब भी मिलते हैं एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। They disappear and their combined rest energies appear in other forms। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है फैक्ट नंबर 6, प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन annihilation has also been observed at Lawrence Berkeley Laboratory। दैट मीन्स प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन डिस्कवर भी हो चुकी हैं और इनका एक दूसरे को एनाइलेट करने का एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म हो चुका है लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी में। ये लैब कैलिफोर्निया यूएसए में मौजूद है। अब हम अपने आज के इस टॉपिक से रिलेटेड चंद एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम न्यूट्रॉन का रेस्ट मैस राइट डाउन कर लेते हैं। इसकी वैल्यू है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर ये कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो इस सूरत में जो एनर्जी रिलीज होगी, जिसे हम रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कहते हैं, उसके लिए हमने 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम को 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स हमें यहां पे 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम को
9 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, जिसकी वजह से ई नॉट का आंसर तकरीबन 150.7437 इंटू 10⁻⁻12 जूल्स के इक्वल आएगा। अब हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड को मीटर से मल्टीप्लाई करते हुए इस तरह भी लिख सकते हैं, और यह टर्म न्यूटन के इक्वल है, और न्यूटन मीटर फर्दर किसके इक्वल होता है? जूल के इक्वल होता है। अब F इज इक्वल टू MA में हमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन के इक्वल पुट किया है, और W इज इक्वल टू F.D के फार्मूले को रेफरेंस बनाते हुए न्यूटन मीटर को मल्टीप्लाई करके जूल के इक्वल प्लेस किया है। अब हमने इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, और हम ये बात जानते हैं कि 1 जूल में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होते हैं। सो इस वजह से ई नॉट का एक्सप्रेशन बन जाएगा 150 इंटू 150.7437 इंटू 10⁻⁻12, और जूल की जगह पे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाएगा, जिससे ई नॉट की वैल्यू ऑलमोस्ट 942.148.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगी। फर्दर हम इस वैल्यू को 942.148.125 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने डेसिमल को यहां पे 6 प्लेसेस लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किया है। तो अब ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी? ये वैल्यू लिखी जाएगी ई नॉट इज इक्वल टू 942 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑलमोस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज रेस्ट मास एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन पेयर। तो अगर हम सबसे पहले न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के लिए रेस्ट मास एनर्जी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 942 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और उसके बाद अगर एंटी न्यूट्रॉन की बात करें जो कि न्यूट्रॉन का एंटी मैटर पार्टिकल है, तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी भी इतनी ही होगी 942 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और जब हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी तो हम रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन और रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रॉन एड अप करेंगे, ताकि पेयर की रेस्ट मास एनर्जी की वैल्यू हमें मिल जाए। तो इसलिए 942 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने 942 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड करना है, और पहले हम 900 ऐड कर लेते हैं, आंसर आएगा 1800। फिर 40s ऐड कीजिए, आंसर आएगा 80, और फिर 2s ऐड कीजिए, आंसर आएगा 4, और आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगा। सो जो टोटल एनर्जी है इस पेयर की रेस्ट के ऊपर, उसकी वैल्यू आएगी 1884 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, a pair of neutron and anti-neutron which are almost at rest collide with each other and annihilate each other. What must be total energy converted into electromagnetic radiations? तो जाहिर बात है जब 1884 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्ट मास एनर्जी वाले पार्टिकल्स एनाइलेट होंगे तो उस सूरत में 1884 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही रिलीज होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सूरत में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यह पूछा गया है, अ पेयर ऑफ न्यूट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन विच आर ऑलमोस्ट एट रेस्ट कोलाइड विद ईच अदर एंड एनाइलेट ईच अदर, व्हाट मस्ट बी एनर्जी ऑफ गैमा रे फोटॉन जनरेटेड इन दिस प्रोसेस। तो एक गैमा रे फोटॉन की एनर्जी पूछी है, तो जाहिर बात है सिर्फ अकेले न्यूट्रॉन की बात की जाए तो उसके रेस्ट मास एनर्जी की वैल्यू 942 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के करीब है। तो जो गैमा रे फोटॉन जनरेट होगा उसकी एनर्जी भी तकरीबन इतनी ही होगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है,
A pair of neutron and anti-neutron which are having 20 mega electron volts of kinetic energy each collide with each other and annihilate each other. What must be energy of a gamma ray photon generated in this process? तो अब जो एनर्जी जनरेट होनी है वो E नॉट प्लस दिस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आनी है। तो अगर रेस्ट मैस एनर्जी न्यूट्रॉन की 942 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है और वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो टोटल जो एनर्जी बनती है उसकी वैल्यू 962 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल है। तो एक गैमा रे फोटोन अगर मैक्सिमम एनर्जी वाला जनरेट हो तो वो 962 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैरी करेगा, दैट इज ऑप्शन सी। और अगर कहा जाए कि दूसरा जो एंटी न्यूट्रॉन पार्टिकल है वो भी इतनी ही एनर्जी कैरी कर रहा है, तो उस सूरत में जो टोटल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 962 प्लस 962 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसमें भी 900 ऐड कीजिए 1800, फिर 60s ऐड कीजिए 120 और फिर 2s ऐड कीजिए 4। आंसर है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उस सूरत में आंसर आना था 1924 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर टोटल पेयर की जनरेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी पूछी जाती तो ये थे हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक एनाहिलेशन ऑफ मैटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।